हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम सीवीएस की कई बीमारी को पढ़ रहे थे, तो हमारा आज का टॉपिक शॉक पे है। शॉक क्या होता है? देखिए, ये शॉक वो नहीं है जो आप इलेक्ट्रिक शॉक देखते हो या फिर आदमी झटपटाने लगता है, ये वो नहीं है। ठीक है, शॉक एक तरह की बीमारी है, एक सीवीएस से रिलेटेड एक बीमारी है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जो हमारे ब्लड से रिलेटेड है। किस तरह से है और क्या क्या है ये, आज इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे कि मैं नोट से समझाते हुए आया हूँ आपको, दो टॉपिक तो मैंने नोट से समझाया और आज शॉक को भी समझाता हूँ। बहुत ही सरल भाषा में मैंने ये नोट्स लिखी है और एकदम हूबहू आप इस नोट्स को उठाइए, पढ़िए, समझिए, अपनी भाषा में लिखिए। और अगर आप आलसी हैं मेरी तरह, तो आप बस इसी नोट्स को भी लिख सकते हैं। तो शॉक को समझते हैं पहले। देखो, बीपी बढ़ा तो प्रॉब्लम तो होती है, घबराहट होगा, पसीना होगा। लेकिन अगर बीपी डाउन हो गया, ध्यान समझना, अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया यानी ब्लड का फ्लो धीरे हो गया, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है ना। किसी का अति बुरा तो किसी की कमी भी बुरी। और इस कारण से इंसान क्या हो जाता है, कोमा में चला जाता है। होता है ना, जब ब्रेन तो उसके ब्लड का फ्लो नहीं होता है तो इंसान कोमा में चला जाता है, एक लंबा बेहोश हो जाता है। इसे ही शॉक कहते हैं। तो एक नॉर्मल सी डिफिनेशन यहाँ पे आपके सामने है, इसको इसी तरह से आप पढ़ लो। ठीक है। सो लिखा है कि बीपी बढ़ा तो खतरनाक है, लेकिन बीपी घटा तो बहुत ही खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। यानी बीपी बढ़ा तो मेडिसिन यूज़ करके ठीक कर सकते हैं, पर बीपी घटा तो अब क्या करेंगे। तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि ब्लड तो दो चीज़ को कैरी करता है, एक O2 एक न्यूट्रिएंट्स। और अगर यही सेल तक और टिश्यू तक नहीं पहुँच पाए तो वो काम करना बंद कर देंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे। और यही हमारी कई बॉडी के डिसफंक्शन के कारण भी हो सकता है। सो हमने यहाँ पे O2 की बात की। हम जानते हैं कि सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है और O2 की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करके उसका ग्लूकोज का हमारा ATP का फॉर्मेशन करता है या एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम अब आते हैं शॉक के बारे में डिफिनेशन ख़त्म करके हम आते हैं टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स देखिए 3 तरीके के होते हैं। देखिए कई जगह तो कई काफ़ी हैं, लेकिन ये जो एकदम बेसिक टाइप्स हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, किन किन कारणों से आता है इसी के बेस पे। हाइपोवॉल्मिक शॉक, सेप्टिक एंड कार्डियोटोनिक। हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है? देखो, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, O2 नहीं पहुँचेगा। ठीक है, ये किसी भी एक्सीडेंटल कारण होता है, जैसे ट्रॉमा वगैरह के कारण हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ब्लड लॉस होने के कारण। दूसरा होता है किसी बैक्टीरिया के कारण, या वायरस के इन्फेक्शन के कारण। इसको सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, आप सुनो ना, मवाद जो भर जाता है, देखो यही है ब्लड के WBC का मवाद बनाना, यानी पस बनाना। और ब्लड क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, कार्डियोटोनिक शॉक देखो क्या है। हर प्रॉब्लम आल्सो कॉज डिफिशिएंसी ऑफ O2 सप्लाई। कोई भी कारण, जैसे मान लो सीवीएस की में CHF हो गया या किसी भी कारण से, जिसमें से या एंजाइना हो गया, तो उस कारण से क्या हो रहा है, हर प्रॉब्लम है तो उस कारण से क्या हो रहा है, O2 की सप्लाई डिफिशियंट हो रही है और इस कारण से भी कार्डियोटोनिक शॉक होता है। इसको मिसलेनियस शॉक भी कहते हैं। इसमें कई और अदर शॉक भी आ गया, अदर शॉक को मिसलेनियस शॉक भी कहते हैं। अदर शॉक भी देखिए रास वाला समझ रहे हो, डायबिटिक्स वाला समझ रहे हो। ये मतलब कई जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन में सिस्टम होते हैं उनके अकॉर्डिंगली होता है। एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, इसी शॉक में दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ये न्यूरोजेनिक शॉक है, एनाफिलेक्टिक शॉक है। ठीक है, इससे हमारे ब्रेन में एक्सेस पोटेंशियल होता है, इसी तरह से गाड़ी में एक्सेस पोटेंशियल होता है, तो ये उसी से रिलेटेड आता है। हाइपोवॉल्मिक शॉक, सबसे पहले हम डिटेल करते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है। देखो, उसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, हाइपोवॉल्मिक कहलाता है। अब यहाँ पर डिफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि हाइपोवॉल्मिक मतलब क्या होता है। एकदम साफ साफ बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, बस आपको रीज़न पे ध्यान देना है ताकि आप डिफिनेशन अच्छे से क्लियर कर पाओ। यहाँ रीज़न लिखा है, ब्लड ट्रॉमा से लॉस हुआ है या एनीमिया के कारण से लॉस हुआ है, डायरिया के कारण लॉस हुआ है। अब ब्लड लॉस होना हाइपोटेंशन भी होता है इन कारणों से। दूसरा ये देखिए सेप्टिक शॉक है, मतलब पॉइजनस के कारण, कोई भी जैसे बैक्टीरियाज मैंने यहाँ लिखा है, इनमें से कोई एग्जांपल लिख लीजिएगा। बस कार्डियोटोनिक शॉक आपको समझा दिया, अदर शॉक भी आपको समझा दिया। अब आप चाहो तो इसको उतार लो, यही बात मैंने एकदम फ्लो चार्ट में आपको समझाई है।
चाहो तो इसको उतार लो, मैं इसको डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये बातें। या आप सिर्फ और सिर्फ इसको उतार लो और एक बार रीड कर लो, बहुत ही सिंपल है, वही चीज़ एकदम सेम है। देखिए यहाँ पे सेफ्टी शॉक में, ठीक है, सेल डेथ हो जाती है किस तरह से, वही एकदम सेम चीज़ है दोस्त, आराम से इन सारी चीज़ों को उतार सकते हो। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ शॉक। तो देखो शॉक एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है, ठीक है, ये बढ़ती रहती है, ठीक है, जैसे कैंसर होता है वैसे ही शॉक की भी एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि 3 स्टेजेस होते हैं, पहला इनिशियल होता है, इसको नॉन प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं या रिवर्सिबल भी कह सकते हैं। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव यानी पार्सली इरिवर्सिबल, और तीसरा होता है इरिवर्सिबल शॉक। तो सबसे पहला इनिशियल शॉक, देखिए मैंने एक शॉर्ट डिटेल यहाँ लिखा है, कम खतरनाक ठीक हो सकते हैं, ठीक है, यानी चलो रिस्क ज़्यादा नहीं है, ठीक हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब अब शॉक धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन में फैलेगा, ठीक है, कुछ हद तक ठीक हो सकता है तो कुछ हद तक नहीं भी हो सकता है। इरिवर्सिबल शॉक क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है पेशेंट को, और कोमा में भी इंसान जा सकता है। ध्यान से समझिएगा इन डिटेल, अब यहाँ पे यही सारी चीज़, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहला इनिशियल है, नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं होता है। हेमोस्टेसिस आपको बताया हूँ, सॉरी ये हेमोस्टेसिस है, ठीक है। हेमोस्टेसिस मेंटेन आपको मैंने बताया है कि किस तरह से होता है, हमारे बॉडी का होमोस्टेसिस जो है मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे होगा, डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, गैस एक्सचेंज होगा, काफ़ी पैथोफिजियोलॉजी की बेसिक्स है यहाँ पे। होमोस्टेसिस मेंटेन रहना चाहिए, बॉडी कंटिन्यू करनी चाहिए रिस्पॉन्ड में, मतलब बॉडी कंटिन्यू करती रहेगी रिस्पॉन्ड में। अगर आप थेरेपी दोगे, कुछ भी दोगे, मेडिसिन दोगे, तो थेरेपी मतलब बंदा रिस्पॉन्ड में रहेगा। इसमें बस इम्बैलेंस हो जाएगा O2 वगैरह का, और रिलीज होता है नॉन एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन। ब्लड सप्लाई इज मेंटेन ड्यू टू इनिशियल ऑर्गन्स। अब ब्लड सप्लाई टू द नॉन वाइटल ऑर्गन्स बाय रास, ठीक है, यहाँ पर रास जो है जिम्मेदारी उठाते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस केस में ब्रेन, हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन ब्लड सप्लाई नहीं रुकेगी, लेकिन लंग हो गए, किडनी हो गए, लीवर हो गए, जैसे ये जो वाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। होमोस्टेसिस मेंटेन क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है, अगर आप भूल गए हो तो इसको भी आप देख लेना। रिलीज ऑफ नॉन एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन किस तरह से, सप्लाई होना O2 का कम हो जाएगा, एनर्जी हार्मोन ज़्यादा निकलने लगेगी और ब्लड सप्लाई ऑर्गन तक पहुँचेगी। अब आते हैं सेकेंड, प्रोग्रेसिव एंड पार्शियल इरिवर्सिबल शॉक। देखिए यहाँ पे भी मैंने केसेस लिखा है कि मैकेनिज्म, यानी होमोस्टेसिस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये इसका मतलब ही होता है होमोस्टेसिस पहले लाइन का। दूसरा होता है होमोस्टेसिस मेंटेन, ठीक है, फेल हो जाएगा। दूसरा होता है सर्कुलेटरी वॉल्यूम। तीसरा होता है O2 का परफ्यूजन रेट कम हो जाना, लैक्टिक एसिड और अमोनिया का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। इस स्टेज में क्या होगा कि बॉडी जो है, बॉडी का जो आपका होमोस्टेसिस मेंटेन खराब हो जाएगा। लैक्टिक एसिड और अमोनिया बढ़ जाने से क्या होता है, जिसके कारण कोरोनरी आर्टरीज का परफ्यूजन रेट डिक्रीज हो जाता है और वो डाइल्यूट होने लगेंगे। तो बीपी, अब देखो डाइल्यूट होने लगे मतलब वो गाढ़ा था वो एकदम पतला होने लगा, यानी बीपी क्या होने लगा, कम होने लगेगा, और O2 की सप्लाई जो है रुक जाएगी। अब ऑर्गन तक O2 पहुँचेगा। क्लियर। इरिवर्सिबल शॉक, O2 की सप्लाई कम होना, O2 परफ्यूजन रेट कम होना, कार्डियक आउटपुट कम होना, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना, कैपिलरी की डायलेशन होना या ब्लड फ्लो का कम होना, ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल शॉक में आती हैं। मतलब अब वो ठीक नहीं हो पाएगा, ये लास्ट स्टेज है शॉक की। और इस स्टेज में आप क्या करोगे, स्टेज में पेशेंट को क्या है, इनएडिक्वेट O2 सप्लाई, ठीक है, लास्ट स्टेज है। अब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी आपके सामने देता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। इसमें ड्रग क्लासिफिकेशन मोड्स ऑफ एक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई ड्रग डालोगे तो मोड्स ऑफ एक्शन किस तरह से होगा। देखो यहाँ पे सिम्टम्स है ना, जिससे बीपी का कम होना हो रहा है, इसको इंक्रीज़ करते कैसे हैं, यहाँ देखिए आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट ब्लड चढ़ा सकते हो, ब्लड प्रोडक्ट दे सकते हो, इस तरह से सलाइन एंड डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन दे सकते हो, कुछ ये है। मैं थोड़ा दूर करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होने वाला, तो मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया लिख के उसके एंटीबायोटिक्स कुछ लिखे, एग्जाम्पल पे डाल दो, इतना पूछा नहीं जाता है। कार्डियोटॉनिक शॉक भी मैंने यहाँ लिख दिया है, और अब मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ ड्रग्स मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। इस ड्रग्स को आप लिख लो अच्छे से, डेक्सामेथासोन वगैरह बहुत यूज़ होती है हॉस्पिटल्स में। तो ये इस तरह से आप शॉक ख़त्म होता है हमारा।
इस शौक में मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा कि शौक में ये इसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट बेस पे नहीं है जीपैट के। तो हम मेरा मेन मोटिव तो हमारा मेन मोटिव क्या है, जीपैट ही है, तो हम उसकी ही उस पर चलेंगे और ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। सो हम इसको अब ख़त्म करते हैं, हमारा शौक ख़त्म हो चुका है। अब इसको लिख लेना, नोट ऑन कर लेना और फिर से एक बार रीड कर लेना, फिर से एक बार वीडियो देखना, आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारा हेमेटिक्स आएगा, यानी हेमेटोलॉजी पढ़ने वाले हैं हम। और हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर में जो पैथो में पढ़े थे उसको और ही ब्रीफ तरीके से पढ़ के उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे, उसकी डिसीज़ देखेंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, कीप स्टडी और स्टे सेफ। थैंक यू।